हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर एयर। तो पहला इसमें टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द एयर, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सेकंड टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर और थर्ड टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। फोर्थ टॉपिक है एयर प्रेशर एंड विंड। फिफ्थ टॉपिक है मॉइस्चर एंड रेनफॉल। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो द एटमॉस्फेयर इज अ मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। तो इसमें बोला गया है कि जो एटमॉस्फेयर है वो एक मैकेनिकल मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, वाटर वेपर्स का और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स का। नाइट्रोजन 78%। तो इसमें बताया गया है कौन सी गैसेस कितनी परसेंट है एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन 78%। तो नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो 78% है। द मोस्ट अबेंडेंट गैस ह्यूमन एक्सेल मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन दे इनहेल, बट प्लांट्स रिक्वायर इट फॉर ग्रोथ सिंस plant cannot take it directly from the air. Bacteria in the soils and plants roots convert it into usable form. Nitrogen fixation। तो इसमें बोला गया है कि नाइट्रोजन सबसे अबंडेंट गैस है, मतलब सबसे ज़्यादा वो एटमॉस्फेयर में है, ऐसी गैस है। ह्यूमन एक्सहेल मोस्ट। ह्यूमन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन को एक्सहेल करता है और इनहेल भी करता है, पर सबसे ज़्यादा प्लांट्स को इसकी रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ के लिए। प्लांट्स डायरेक्टली एयर से हम नाइट्रोजन नहीं ले सकते, इसलिए वो सॉइल में एक उनके रूट्स में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम रहता है राइजोबियम। वो क्या करता है, नाइट्रोजन को एयर से लेता है और उसे सॉइल में मिक्स कर देता है, जिससे कि ताकि प्लांट्स उसे सॉइल से ले सकें। ऑक्सीजन 21%। एसेंशियल फॉर respiration, it is replenished by green plant during photosynthesis। तो ऑक्सीजन बोला गया है कि ऑक्सीजन सबसे एसेंशियल है रेस्पिरेशन के लिए, और ये इसको रिप्लेनिश्ड किया जाता है ग्रीन प्लांट्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस से। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% to 0.04%। essential for photosynthesis, it creates the greenhouse effect by trapping heat reflected from the earth, keeping the plant warm enough for life। जिसमें बोला गया है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% से लेके 0.04% तक है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये एसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस में, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है जिसमें जो ट्रैप होती है, हीट ट्रैप होती है अपने अर्थ में, ताकि हम लोग का प्लेनेट गर्म रह सके, ताकि हम लोग जिंदा रहें। ट्रेसेस गैसेस एंड पार्टिकल्स इंक्लूड्स आर्गन, हीलियम, hydrogen and dust particles। Dust particle act as hygroscopic nuclei around which water vapor condense to form cloud। तो इसमें बोला गया है कि जो गैस और पार्टिकल्स होते हैं, ट्रेस पार्टिकल्स और ट्रेस गैसेस होती हैं, वो इंक्लूड करती हैं आर्गन। आर्गन कितनी होती है अपने इन्वायरमेंट में? 0.93%। हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन एंड कुछ डस्ट पार्टिकल्स। तो ये सब हम लोग के एटमॉस्फेयर में होती हैं। डस्ट पार्टिकल एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियई। तो डस्ट पार्टिकल जो है वो एक्ट करते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियई से, जो अराउंड विच ऐसे उनके पास ही में वाटर वेपर फॉर्म करती हैं, क्लाउड्स। सेकेंड टॉपिक पे पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो इसमें बोला गया है स्ट्रक्चर हम लोग का एटमॉस्फेयर का पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो हम लोग का एटमॉस्फेयर के 5 लेयर होती हैं, जो कि अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होती हैं। ट्रोपोस्फेयर एवरेज 13 किलोमीटर, द डेंसेस्ट लेयर वेयर वी ब्रीथ एंड वेयर ऑल वेदर फिनोमिनल्स रेन्स फॉग हेल स्टेन अकर्स। तो ट्रोपोस्फेयर क्या होती है? ट्रोपोस्फेयर 13 किलोमीटर अपने अर्थ के लैंड से लेके अपने
ऊपर ऊपर जाने में 13 किलोमीटर तक वो हमेशा प्रेजेंट होती है। ये वाली लेयर, ये लेयर क्या करती है, इसमें हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं और इनकी वजह, इसी लेयर में सारे वेदर के फिनोमिना होते हैं, जैसे कि रेन, फॉग, हेल स्टॉर्म्स अकर्स, मतलब इसमें होते हैं। स्ट्रेटोस्फियर अप टू 50 किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर रहता है। इट कंटेन्स द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स लाइफ, तो इसमें बेसिकली बोला गया है कि स्ट्रेटोस्फियर कंटेन करता है ओजोन लेयर को, जो कि हम लोग की लाइफ को बचाता है, हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है हम लोग को। इसमें कोई क्लाउड्स नहीं होते, तो ये एक अच्छी जगह होती है जिसमें एरोप्लेन्स फ्लाई कर सकते हैं। मेसोस्फियर द कोल्डेस्ट लेयर वेयर मेटेरॉइड्स बर्न अप अपॉन एंट्री फ्रॉम स्पेस, तो मेसोस्फियर एक ऐसी लेयर जो 80 किलोमीटर्स तक रहती है, स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर्स तक रहती है। तो मेसोस्फियर जो होती है वो 50 से 80 किलोमीटर तक रहती है। वो सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है जिसमें मेटेरॉइड्स जो आते हैं स्पेस से वो बर्न कर जाते हैं। थर्मोस्फियर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर्स। टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली विथ हाइट। इट includes the ionosphere which reflects radio waves back to earth, enabling wireless communication। तो इसमें बोला गया है थर्मोस्फियर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होते हैं। इसमें टेम्परेचर धीरे धीरे बहुत बढ़ता है और हाइट भी बढ़ती है, उसमें इसे हम लोग लोनोस्फियर भी कहते हैं। इसमें एक एरिया होता है जिसे कहते हैं लोनोस्फियर, जो कि रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स को अर्थ में वापस, जिससे कि हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक्सोस्फियर एक्सट्रीमली थिन एयर वेयर लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट्स इनटू स्पेस, तो एक्सोस्फियर एक ऐसी लेयर है जो बहुत ही पतली होती है। ये इसमें बहुत हल्की गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, और जो कि फ्लोट करती हैं स्पेस में। तो इसमें आपने इमेज में देखा होगा, नीचे आपका ट्रोपोस्फियर जहाँ पे माउंट एवरेस्ट है 10 किलोमीटर्स, इसमें गलत लिखा है जी। यहाँ पे ये 13 किलोमीटर्स तक होती है। फिर होती है अब हमारी स्ट्रेटोस्फियर जो कि 50 किलोमीटर्स तक होती है। 50 किलोमीटर्स के बाद मेसोस्फियर आ जाता है जो कि 80 किलोमीटर्स तक होता है। फिर थर्मोस्फियर आता है जो 100 यहाँ पे लिखा है पर 100 गलत है, 400 तक जाती है। फिर एक्सोस्फियर आता है 400 किलोमीटर्स के आगे। तो आप देख सकते हैं ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अगले टॉपिक बढ़ते हैं, वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर द शॉर्ट टर्म डे टू डे स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द स्पेसिफिक प्लेस। तो वेदर क्या होता है, वेदर एक डे बाय डे का स्टेट होता है, मतलब एटमॉस्फेयर का एक वो होता है, जैसे कि मतलब आपके एरिया में एक दिन में कितनी मतलब बारिश हो रही है, या तो धूप निकली होगी या बादल छाए हुए हैं, तो उन्हीं को वेदर कहते हैं, जो कि सिर्फ एक दिन के लिए होते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। क्लाइमेट द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ द एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड टिपिकली 30+ ईयर्स। तो हम लोग क्लाइमेट उसे कहते हैं मतलब जो एवरेज वेदर होता है किसी एरिया का हमेशा 30 सालों तक ज़्यादातर वहाँ पे धूप रही है, तो उसे हम लोग कहेंगे क्लाइमेट। उनका क्लाइमेट क्या होगा, सनी क्लाइमेट होगा। अब राजस्थान में देख सकते हैं, यहाँ का क्लाइमेट होता है बहुत हॉट, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे 30 सालों तक कभी बारिश नहीं होती, पर कभी कभी यहाँ पे बारिश हो जाती है, तो जिसे हम लोग कहते हैं वेदर वहाँ का रेनी है। पर क्लाइमेट वहाँ का हॉट होता है कि क्लाइमेट हम लोग 30 ईयर्स के ऊपर तक का गिनते हैं, वो 30 ईयर्स तक गर्म रहा होगा। इंसोलेशन इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ, it is the highest at the equator and decreases toward the pole, which is why pole are covered in ice। तो इंसुलेशन क्या होता है, जो सोलर एनर्जी इंटरसेप्ट करती है अर्थ से, उसे ही हम लोग कहते हैं इंसुलेशन। उसमें वो सबसे हाईएस्ट होती है इक्वेटर में, और वो डिक्रीज करती जाती है पोल्स तक जाते समय, विच इज़ वाई उस वजह से जो पोल्स होते हैं वो ठंडे होते हैं, वो कवर्ड होते हैं आइस से। दूसरे टॉपिक पढ़ते हैं, एयर प्रेशर एंड विंड। एयर प्रेशर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द
the weight of air on the earth's surface. It is highest at sea level and decreases as you go higher. तो इसमें बोला गया है एयर प्रेशर क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो कि एग्जर्ट करता है, मतलब जो भी निकलती है ऐसी फोर्स जो निकलती है, वेट होता है जो एयर का उससे निकलती है जो अर्थ सरफेस में. इट इज़ हाईएस्ट एट द सी लेवल. ये सी लेवल में सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर होता है और डिक्रीज करता जाता है, मतलब कम होता जाता है जब हम लोग जितना हायर जाएंगे. विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हायर एरियाज टू लोअर एरियाज. विंड किसे कहते हैं? विंड मतलब मूविंग एयर को हम लोग कहते हैं विंड, और मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया. तो हम लोग विंड इसे कहते हैं जिसमें मूवमेंट होती है एयर की हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया तक. परमानेंट विंड ब्लोज कंस्टेंटली इन पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर. तो परमानेंट विंड किसे कहते हैं? परमानेंट विंड जैसे नाम से पता लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सालों तक की रहती है, पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में वो विंड ब्लो करती है. सीजनल विंड चेंजेस डायरेक्शन विद सीजन से उसका डायरेक्शन चेंज होता है, ऐसी विंड को हम लोग कहते हैं सीजनल विंड. लोकल विंड ब्लोज ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड इन द स्मॉल एरिया. तो लोकल विंड उसे कहते हैं जो कभी कभी होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं और बहुत छोटे एरिया में होती हैं. जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं दी हॉट ड्राई लू इन नॉर्दर्न इंडिया. तो गर्मी के समय लू चलती है अपने नॉर्थ इंडिया में, और लैंड एंड सी ब्रीजेस हो गई. दूसरे टॉपिक बढ़ते हैं, मॉइस्चर एंड रेनफॉल. व्हेन वाटर एवेपोरेट्स it becomes water vapor. Humidity, as it rises, it cools and condenses into water droplets, forming clouds. Rainfall is classified by how the air rises. तो इसमें बोला गया है कि जब भी वाटर इवेपोरेट होता है, गर्मी से इवेपोरेट हो जाता है, तो वो बाद में जाके वो ह्यूमिडिटी फैलाता है, वाटर वेपर बन जाती है जो कि ऊपर जाके कूल होती हैं, कंडेंस होती हैं, जिससे कि वाटर ड्रॉपलेट बनती है और क्लाउड बनते हैं, फिर रेन होती है. तो रेन फॉल 3 टाइप्स के होते हैं. कन्वेक्शन रेनफॉल अकर्स व्हेन ग्राउंड हीटिंग कॉज वार्म एयर टू राइज, कूल एंड कंडेंस. नॉर्मल इक्वेटोरियल रीजन. तो कन्वेक्शनल रेनफॉल वो रेनफॉल होती है जिसमें कोई भी नॉर्मल एरिया में जब पानी बहुत ज़्यादा इवेपोरेट हो जाता है तो वो जाके ऊपर क्लाउड फॉर्म कर लेता है और फिर उससे बारिश होती है, तो उसे कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल. ओरोग्राफिकल रिलीफ रेनफॉल अकर्स व्हेन मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू राइज ओवर अ माउंटेन बैरियर कॉजिंग रेन ऑन द विंडवर्ड साइड. उसमें बोला गया है कि ओरोग्राफिकल रेनफॉल वो रेनफॉल होती है जिसमें कि जब मॉइस्ट एयर जो होती है उसको फोर्स किया जाता है कि वो ऊपर जाए. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का टिक है ये मॉइस्ट एयर है और ये फोर्स होती है ऊपर जाने के लिए, तब वो वहाँ पे फॉर्म कर देती है क्लाउड्स और वो करते हैं बारिश. तो इसी को कहते हैं ओरोग्राफिकल रेनफॉल. साइक्लोनिक रेनफॉल अकर्स व्हेन वार्म एंड कोल्ड एयर masses meet forcing the warmer air to rise and condense. तो साइक्लोनिक रेनफॉल वो रेनफॉल होती है जिसमें वार्म एयर और कोल्ड एयर जो मीट करती है तो फोर्स करती है कि जो वार्म एयर होती है वो ऊपर जाए और फिर कंडेंस होके नीचे आए, जिससे कि रेनफॉल होगा. तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक यू.